Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और इस लेक्चर में हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं पिछले पास्ट 1 ईयर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स न्यूज़ में थे। तो अगला आर्टिकल जो न्यूज़ में था दैट इज़ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये EGOS होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है और इनका काम क्या होता है, ये सेक्रेटरीज का काम क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। मान लो बाहर से किसी इन्वेस्टमेंट को लाना है, ठीक है, तो उसको फैसिलिटेट करना, उसके प्रोविजंस देखना, है ना। तो ये सब काम होता है EGOS का। तो देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं। दे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स थ्रू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को क्लियर करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से FDI आ रहा है ना, उसको जल्दी से क्लियर करते हैं और टारगेटेड मैनर में उसको अप्रोच करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं, है ना, वो स्टेबल रहें, बार बार फ्लक्चुएट ना करें, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, बाहर के लोग FDI डिक्रीज़ हो जाता है उस केस में। ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, भाई किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, है ना, तो वो सब करते हैं। और इसमें इसमें कंपोजिशन क्या क्या होती है, तो कौन कौन होता है इसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ में। तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो चेयरपर्सन होता है ना। CEO ऑफ नीति आयोग इज़ अ मेंबर। ठीक है, नीति आयोग के जो CEO हैं वो इनके मेंबर होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन होता है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी मेंबर्स होते हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के होते हैं, जैसे DIPP हो गया, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, इकोनॉमिक अफेयर्स वाले मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये लोग सब भी इस EGOS का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्या है, जैसे कि नाम से है कि प्रोजेक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को, है ना, प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कोई एक सेल बना होगा, कोई एक बॉडी बनी होगी, है ना, वो उसको फैसिलिटेट करेगी, वो उसको फैसिलिटेट करेगी, तो वो ही है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। तो ये क्या करता है, PDC इज़ अप्रूव फॉर डेवलपमेंट और इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया। तो जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा कोई प्रोजेक्ट में, तो उसको ये देखते हैं, है ना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से। तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट प्रोजेक्ट्स विद ऑल अप्रूवल्स, लैंड अवेलेबल फॉर एलोकेशन विद द कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर अडॉप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेगा उस प्रोजेक्ट का कि लैंड कितने में मिल रही है, लैंड कहाँ से मिलेगी, कौन सी लैंड हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ के कैसे एलोकेट करेंगे हम लैंड, इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल देखेगा। ठीक है, इट विल आइडेंटिफाई इशूज़ दैट नीड टू बी रिजॉल्व इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड फाइनलाइज द इन्वेस्टमेंट्स एंड पुट फॉर दीज बिफोर द एम्पावर्ड ग्रुप, है ना। तो जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हमने पीछे पढ़ा है ना, इनके अब ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, बट ये प्रोजेक्ट के सेंस से कर रहा है। मतलब ये पहले प्रोजेक्ट देखेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको एनालाइज करेगा और फिर वो प्रोजेक्ट के प्रपोजल को ये एज ए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किसके सामने रखेगा, EGOS के सामने। ठीक है, फिर वो अप्रूव करेंगे तो फाइनली इसको हरी झंडी मिलेगी और ये आगे जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वो क्या करेगा, ये बेसिकली अट्रैक्ट करेगा, फाइनलाइज करेगा इन्वेस्टमेंट्स को और फिर स्टडी करके एम्पावर्ड ग्रुप के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगा। ठीक है, PDC विल कंसेप्चुलाइज, स्ट्रेटेजाइज, इम्प्लीमेंट एंड डिसएमिनेट डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स। कुल मिला के आपको देखो ये सब ऐसे याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है। अगर प्रीलिम्स में आती है तो आप आंख बंद करके इसको सही मार देना। ठीक है, बट इसमें का बेसिक मोटिव क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट लाएगा, प्रोजेक्ट, नए नए प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट्स लाएगा। ठीक है, और ये PDC जो है और जो EGOS है ना, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये भी EGOS भी इन्वेस्टमेंट ही फैसिलिटेट करेगा और ये दोनों हाथ हैंड टू हैंड काम करेंगे। समझ में आ रहा है। ये पहले प्रोजेक्ट को देखेगा, एनालाइज करेगा, फिर वो उसके सामने रखेगा और फिर उसको अप्रूव करेगा वो। ठीक है, तो दोनों से ही क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट
आएगी, है ना, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगले आर्टिकल के ऊपर जाते हैं हम, इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। तो अभी सिंस कोविड बहुत न्यूज़ में है, इकॉनमी बहुत डाउन है, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकॉनमी की अगर हम बात करें तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020 में। क्यों? कोविड की वजह से। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी क्योंकि रिसेशन आने वाला था, बट रिसेशन आ रहा था, बट सिंस कोविड आ गया तो वो डीप डिप्रेशन में बदल गया है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक आउटलुक है जो OECD ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये ये जो 6% आया है वो किसने दिया है? OECD की जो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज़ होती है उसके बेसिस पे है ये, ठीक है। इंडिया इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इसी जो NSO का डेटा आया है इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, उसने ये बोला कि GDP ग्रोथ जो है वो 4.2% थी, विच इज़ 11 ईयर लो, 11 साल में सबसे नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, वो 3.1% ही है एज़ कम्पेयर टू 4.8% जो लास्ट ईयर में थी, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ऑब्वियसली वाइडन टू 4.59% ऑफ द GDP इन 2019-20। उसके बाद पब्लिक डेट टू GDP रेशियो की बात करें तो वो भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि डेट तो आप देखो कोविड आया तो डेट वेट वाली जितनी चीज़ें डेट से रिलेटेड डेफिसिट हो गया, ये सब इंक्रीज़ ही हुआ है ना। तो ये सब तो आप बिल्कुल लॉजिकली भी मार सकते हो। कितना परसेंटेज हुआ है? अब ये देखो, पब्लिक डेट टू GDP है वो रिकॉर्ड हाई पे है 89.3% इन 2020 ड्यू टू रीजंस लाइक इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, द फॉल इन टैक्स रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन चली गई तो सरकार के पास पैसा आ ही नहीं रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है क्योंकि हेल्थ पे खर्चा करना है, वैक्सीन पे खर्चा करना है, PPE किट्स प्रोवाइड करनी है, तो ये सब पे खर्चा हो रहा है ना, स्कीम्स पे खर्चा हो रहा है, माइग्रेंट्स को सोशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो ये सब खर्चा तो बहुत हो रहा है, बट आ बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये जो गैप है बीच में वो वाइडन हो रहा है, ठीक है। तो डेफिसिट ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अब ये सारा पैसा कहाँ से देगी? गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी देगी, जितना होगा ठीक है, बाकी तो बाहर से बोरोइंग होगी, तो बोरिंग हो रही है तो डेट बढ़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिकवरी की बात करें कि जैसे देखो पहले जब लॉकडाउन लगा था तुरंत इकोनॉमी नीचे गई, ठीक है, GDP तुरंत नीचे गया, बट जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही हमारी रिकवरी स्टार्ट हुई। तो हम इस कंटेक्स्ट में शेप ऑफ रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। कुछ शेप ऑफ रिकवरीज होती हैं, है ना, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली है वी शेप। वी शेप क्या है कि भाई पहले जब कुछ नहीं था, है ना, नॉर्मल चल रही थी इकोनॉमी, फिर एकदम से लॉकडाउन लगे, कोरोना वायरस आ गया, तो एकदम से ये डिप कर गया, एकदम से सब कुछ डिक्रीज़ हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, है ना। फिर जब ये थोड़ा लॉकडाउन खुला तो फिर ये एकदम से रिकवर कर गई और फिर अपने लेवल पे आ गई जो पुराने लेवल पे थी। ये होती है वी शेप रिकवरी। ये वी शेप का बन रहा है ना, तो इसीलिए वी है, ठीक है। अब ये दूसरी है यू शेप। अब जैसे वी बना है वैसे यू बना दो आप, तो यू शेप क्या होगा? यू शेप भी ऐसी रिकवरी है कि भाई एक्टिविटी तो डाउन देखो सब में गई है, डाउन तो कोरोना वायरस की वजह से सब में एक्टिविटी गई है, ठीक है। रिकवरी की हम बात कर रहे हैं तो रिकवरी कैसी है? यू शेप्ड की है। यू कैसे? ये देखो यू शेप्ड है ना, ये ऐसे ऐसे करके यू शेप है, तो इसीलिए ये यू शेप की रिकवरी है। अब देखो अगर हम वी के कंपैरिजन में यू की बात करें तो वी कैसा था? वी ऐसा था, है ना। यू थोड़ा और कम रेट से रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो यू में भी रिकवरी तो हो रही है बट वी के कंपैरिजन में कम रेट से हो रही है ना, ये कम रेट से हो रही है रिकवरी, तुरंत एग्जैक्ट रिकवरी नहीं हुई है, ठीक है। ये ऐसे है थोड़ा, और ये एकदम स्टीप रिकवरी है, यहाँ पे कम रेट से रिकवरी है, ठीक है। फिर एक आता है स्वॉश। स्वॉश क्या होता है? स्वॉश ऐसा होता है, अब यहीं पे ही स्वॉश भी बना देते हैं हम लोग, ये स्वॉश है। अब स्वॉश में क्या है? देखो ये था वी, ठीक है, ये था वी, ये है स्वॉश और ये है यू। तो स्वॉश जो है वो यू से तो ज़्यादा रेट पे रिकवरी हो रही है बट वी से कम रेट पे रिकवरी हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया? बस ये रेट ऑफ रिकवरी ही आपको देखना है। रेट ऑफ रिकवरी मतलब कितना जल्दी ये अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ रेट ऑफ रिकवरी। अब वी में बहुत ही अच्छी रिकवरी थी, यू में कम थी, और स्वॉश में इन दोनों के बीच वाली है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये दिस इज स्वॉश, दिस इज स्वॉश, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेड रिकवरी। जेड में क्या होता है कि भाई अब देखो एकदम सब बंद हो गया, एकदम से लॉकडाउन आ गया, सब बंद हो गया, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई। जो डिमांड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई तो क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई और वो इनिशियल लेवल से भी ज़्यादा GDP आ गया। समझ में आ रहा है? जो इनिशियली चल रहा था लॉकडाउन से पहले बोल रहा हूँ, मतलब कोरोना वायरस से पहले, उससे भी बहुत बढ़ गया प्रोडक्शन, क्योंकि सर्ज थी डिमांड में, फिर नॉर्मल लेवल पे ही आ गया, डिक्रीज़ हो गए, तो इसको हम बोलते हैं जेड लेवल ऑफ रिकवरी। उसके बाद एक है डब्लू। डब्लू क्या होता है? फिर से ये कम हुआ, सर्ज आया डिमांड में, बढ़ा, है ना, फिर ये कम हुआ और फिर ये जाके नॉर्मल लेवल पे आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डब्लू। और फिर होता है एक एल। एल में क्या होता है कि कभी रिकवर होती ही नहीं है इकॉनमी, ठीक है। ये नॉर्मल लेवल था, है ना, ये कोरोना वायरस आने के पहले का लेवल था और ये बाद का लेवल है, ये कभी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया, ये अभी जो परमानेंट डैमेज हो गया इकॉनमी को। समझ में आ रहा है? इकॉनमी नेवर फुली रिकवर्स। तो ये सब टाइप हैं शेप ऑफ रिकवरी के।
अब इसके बाद एक और शेप ऑफ रिकवरी आता है जिसको हम बोलते हैं के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी क्या होता है? के शेप रिकवरी में क्या होता है, देखो कुछ कुछ सेक्टर्स तो रिकवर कर जाते हैं, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो रिकवर कर गए, और बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो प्रायर टू कोविड-19 जो था वो दोनों, ये जो दोनों टाइप के सेक्टर्स थे, है ना, ये जो दोनों टाइप के सेक्टर्स थे वो बराबर चल रहे थे। जैसे ही रिसेशन आया फिर ये डिक्रीज़ हुए, यहाँ तक तो सेम चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब रिकवरी हुई तो कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छे रिकवर कर गए, बट कुछ सेक्टर्स जो है वो रिकवर नहीं कर पाए, अभी भी उतने ही रेट पे। तो इन कुछ सेक्टर्स में जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, रिटेल हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गए, ये लोग तो सब रिकवर कर गए, ठीक है, ये लोग तो सब रिकवर कर गए। बाकी जो ये हैं इंडस्ट्रीज़ है, जैसे ट्रैवल है, टूरिज़्म है ना, हॉस्पिटैलिटी है, फूड सर्विसेज है, ये सब अभी भी रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि लोग अभी भी बाहर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो इस रिकवरी को हम क्या बोलते हैं? इस रिकवरी को हम लोग बोलते हैं के शेप रिकवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फंड की बात करते हैं, पीएम केयर्स फंड। काफ़ी न्यूज़ में था, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पीएम केयर्स फंड क्या है? कोरोना वायरस के टाइम आया था, वॉलेंट्री डोनेशन आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। और ये फंड्स फिर यूटिलाइज़ होंगे कोविड-19 के लिए। कोविड-19 में जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, या फिर जो भी माइग्रेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जिनकी जिन गरीब लोगों की फैमिली इनकम चली गई है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ ये सब यूटिलाइज़ होगा, ठीक है। तो अब हम ये न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को डिसमिस कर दिया है, जिसमें ये बोला गया था कि भाई आप जो पीएम केयर्स में जो पैसा आ रहा है उसको आप ये एनडीआरएफ में डाल दो, उसमें एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों न्यूज़ में थे, तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर लेंगे एक बार। तो एनडीआरएफ जो है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, ये एक स्टैट्यूटरी फंड है। किसके अंडर बना था? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना था, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली, अभी हम यहाँ पे देख लेंगे, पर 2-3 बातें हम पहले याद रख लेते हैं कि पीएम केयर्स का जो फंड है वो ऑडिट के ज़रिए से बाहर है। कैग का ऑडिट इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वॉलंटरी फंड है, ठीक है। इसमें कोई बजटरी एलोकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है एक वॉलंटरी फंड है, तो इसीलिए कैग इसका ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसमें पैसा डाल सकता है, आप, मैं, कोई कॉरपोरेशन, ठीक है, वो भी इसमें पैसा डाल सकता है, ठीक है। और वो सीएसआर में भी काउंट होगा। मान लो कोई इंडस्ट्री पीएम केयर्स फंड में डालती है पैसा, है ना, तो वो उसके सीएसआर एक्टिविटी में काउंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि पीएम केयर्स और एनडीआरएफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ऑफ फॉर्मेशन में है कि भाई ये कोविड-19 के टाइम बना, और ये जो है ये पहले जो एनडीआरएफ था ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना है, और इसका पहले नाम क्या था? नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, ठीक है। पहले इसका नाम ये था एनसीसीएफ, ठीक है। बाद में इसको रीनेम करके एनडीआरएफ कर दिया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में देखो भाई ये कोविड-19 बना था, तो कोविड-19 रिलीफ एक्टिविटीज़ में, रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर में, ठीक है, वैक्सीन के डेवलपमेंट में, यहाँ सब यूज़ होगा। और ये जो एनडीआरएफ है ये डिज़ास्टर के रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं सुनामी आ गई, कहीं साइक्लोन आ गया, तो वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ करने के लिए एनडीआरएफ का यूज़ होता है, ठीक है। इट मीट्स एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन ड्यू टू एनी थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन और डिज़ास्टर, ठीक है। और ये किसको सप्लीमेंट करता है? ये स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है उसको सप्लीमेंट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म देखें तो पीएम, नाम इसका क्या है? पीएम केयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन इसका चेयरमैन होगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ही इसका चेयरमैन है, ठीक है। और ये जो एनडीआरएफ है इट इज़ मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं? और भी मिनिस्टर्स इसको मैनेज करते हैं, कौन कौन से हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और ये पीएम केयर्स की बात है, ठीक है। यहाँ पे पीएम केयर्स है, ठीक है, लिख देते हैं एक बार, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे एनडीआरएफ, ठीक है। तो यहाँ पीएम केयर्स में कौन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मैनेज करता है, होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये सब ट्रस्टीज़ हैं इस फंड के, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज़ शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट 3 ट्रस्टीज़ टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हु शैल बी एमिनेंट पर्सन। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो पीएम इसका चेयरमैन है, ठीक है। बाकी ये डिफेंस, होम मिनिस्टर और फाइनेंस जो है ये सब इसके एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज़ हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन इसका ट्रस्टी बन सकता है प्रोबोनो कैपेसिटी में। वो प्रोबोनो मतलब फ्री में, ऐसा नहीं है कि पैसा आप चार्ज करोगे कि भाई हम ट्रस्टी हैं तो हमको पैसा दो, फ्री में काम करना है तो करो, ठीक है। एनडीआरएफ में क्या है? एनडीआरएफ कौन कौन मैनेज करता है इसमें? तो डिपार्टमेंट ऑफ, देखो कुछ कुछ कैलामिटीज़ होती हैं जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, और कुछ कुछ कैलामिटीज़ ऐसी होती है जिनके लिए होम मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वो किन किन कैलामिटीज़ को मेजर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वो जो भी ये है ना, ड्रॉट, हेल स्टॉर्म्स, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, फ्रॉस्ट,
इन सब ये वाली अगर कैलामिटीज़ आई हैं तो ये किसके अंडर आती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं और उसको मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जितनी है वो सारी कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये याद रखना कि कोई एनडीआरएफ में कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है जो सारे डिजास्टर को मैनेज करती है, ठीक है, अलग अलग है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है, जैसे ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, कोल्ड वेव, फ्रॉस्ट, पेस्ट अटैक है ना, ये सब आपका ये करती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है। और इसके अलावा जितनी है वो सारी कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब कौन कौन इसमें पैसा दे सकता है, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो कोई भी दे सकता है पीएम केयर्स में। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, पीएम केयर्स फंड जो है ये एफसीआरए के जो परव्यू है उससे बाहर है, मतलब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मतलब एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता है, ठीक है, कोई भी इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करें कि ये कहाँ से फाइनेंस होता है एनडीआरएफ, इट इज़ फाइनेंस टू द लेवी ऑफ सेस ऑन सर्टेन आइटम्स चार्जेबल टू द एक्साइज कस्टम ड्यूटी अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल। तो इसमें पैसा बिल के थ्रू आता है, ठीक है, जो सेस सरचार्ज लगाती है सरकार उसके थ्रू आता है, कोई वॉलंटरी डोनेशन नहीं है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें बजटरी एलोकेशन है, फाइनेंस बिल के थ्रू इसमें पैसा आता है, जबकि पीएम केयर्स जो है वो क्या है, वो एक वॉलंटरी डोनेशन है, तो इसीलिए इसका कैग का ऑडिट नहीं होता है, एनडीआरएफ का होता है, ठीक है। तो कैग यही है अगला ऑडिट का पॉइंट कि कैग जो है वो एनडीआरएफ को ऑडिट करता है, यहाँ पे ऑडिट नहीं करता है क्योंकि ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जहाँ ये हम अपने इकॉनमी के लेक्चर में कवर कर रहे हैं तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, बट शॉर्ट में बता देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों सेम एंटिटी पे होता है। मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट का क्या मतलब है, इंसिडेंस मतलब जैसे मान लो आप कोई सामान लेने जाते हो, आप अंकल चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, ठीक है, तो अंकल चिप्स के पैकेट पे या कोई भी सामान XYZ लेने जाते हो तो इस पर टैक्स लगता है 18%, ठीक है, जीएसटी जो भी लगता है, कहीं भी आप कोई सामान लेने जाते हो, फर्नीचर खरीदने जा रहे हो या जो भी है, तो आप ये जो टैक्स है वो किसको पे करते हो, ये आप शॉपकीपर को टैक्स पे करते हो, है ना, जो आपको ये बेच रहा है उसको आप टैक्स पे करते हो और ये आपके बिहाफ पे सरकार को पे करता है। तो यहाँ पे इंसिडेंस जो है टैक्स का, जो टैक्स ले रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स ले कौन रहा है, ये शॉपकीपर, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है ये 18%, तो यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स शॉपकीपर के पास है। जबकि जो इम्पैक्ट है टैक्स का, इम्पैक्ट मतलब फाइनली बियर कौन कर रहा है टैक्स को, फाइनली बियर तो आप कर रहे हो ना, आप ही ने पैसे दिए, ये थोड़ी बियर कर रहा है, ये तो बस पास ऑन कर रहा है, ये बस कलेक्शन एजेंसी है सरकार के लिए। तो इंसिडेंस मतलब कलेक्ट कौन कर रहा है और इम्पैक्ट मतलब फाइनली जो बर्डन है टैक्स का वो किसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम परसेंट पे होता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हो, है ना, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, तो इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट को, आप पे कर रहे हो, और इम्पैक्ट किसके ऊपर आया है, बर्डन किसके ऊपर आया है टैक्स का, आपके ऊपर आया है, तो ये दोनों सेम एंटिटी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम जगह पे होता है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जो यही हमारे इनकम टैक्स है ना, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जिसमें डिफरेंट स्लैब्स होती हैं, डिफरेंट इनकम के लिए डिफरेंट स्लैब होती हैं। जैसे अभी 0 to 5 लाख का अगर आपका इनकम है, जैसे मान लो आपका 2.5 लाख से 0 से 2.5 लाख तक इनकम है, तो वहाँ पे 0% टैक्स लगता है ना, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर आपका 2.5 लाख से अगर 5 लाख का इनकम है तो 2.5% टैक्स है, ठीक है, या 5% टैक्स है, ठीक है, 5% टैक्स है। तो देखो जो इतना कमा रहा है 0 से 2.5 लाख उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और जो 2.5 से 5 कमा रहा है तो 5 लाख कमा रहा है उसके ऊपर 5% टैक्स है, ठीक है। ऐसे करते करते आगे टैक्स बढ़ता जाता है, 7.5, फिर 10, फिर 12.5, इस टाइप से टैक्स जो रेट है वो बढ़ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब कि जितना आप कमा रहे हो उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर आप कम कमा रहे हो तो आपको कम देना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स से इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। तो जो रिच है ना, जो मतलब ऐसे करोड़ों में कमा रहे हैं, राइट, उनके लिए उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अ फार्मर, या फिर फार्मर छोड़ो, फार्मर क्या बात कर रहा हूँ मैं, अब कोई गरीब आदमी जो बहुत कम कमा रहा है, जैसे ओला ड्राइवर हो गया, है ना, तो उनका सैलरी कितना 15 से 30 हज़ार तक होता है लगभग, ठीक है, तो इनके ऊपर टैक्स कम लगता है, ठीक है, इनको सिर्फ 5% देना पड़ता है टैक्स, जबकि आप जो करोड़ों में कमा रहा है आदमी वो 30% देता है, या 10% सरचार्ज और 25% देता है ना। तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, STT हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, तो ये सब जो वेल्थ टैक्स हैं ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है।
उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ये इस पे स्कीम पे। तो विवाद से विश्वास ये स्कीम थी जो डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन के लिए थी, है ना। तो मतलब जैसे मान लो आपको पे करना था टैक्स, ठीक है। तो मान लो किसी इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे करना था, ठीक है। तो उसने इनकम टैक्स पे नहीं किया या फिर कम पे किया या फिर कोई फ्रॉड किया, ठीक है। तो उसके ऊपर सरकार ने पेनल्टी लगा दी, है ना। अब ये जो केस है ये पेनल्टी का, ये कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। ये पैसा अटका हुआ है, ज़बरदस्ती का पैसा अटका हुआ है कितने सालों से। तो गवर्नमेंट बोली कि भाई ऐसा करो, आप हम आपकी पेनल्टी माफ़ करते हैं बट आप ये टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो दैट वाज कॉल्ड विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने पेनल्टी को माफ़ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को सरकार ने अबॉलिश कर दिया। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, मान लो, है ना, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स देती है, ठीक है। कि आप हमारे शेयर होल्डर्स हो तो आप प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखो, आप डिविडेंड लो हमारे से। तो ये डिविडेंड पे ना पहले कंपनी टैक्स लगाती थी। मतलब मान लो जैसे 300 रुपये आपको डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। तो उस पर कुछ 2% टैक्स लगेगा, वो कंपनी पहले ही काट लेगी और फिर आपको जितना बचा है वो देगी, ठीक है। पहले ये होता था। अब क्या है, इसको अबॉलिश कर दिया ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को। तो अभी क्या होगा, कंपनी आपको 300 रुपये ही देगी, ठीक है। कंपनी आपको काट के ये 2% नहीं देगी। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सरकार को बाद में ये टैक्स पे करो, ठीक है। तो अभी इसको अबॉलिश कर दिया। इससे क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश करने से क्या होगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी ज़्यादा पब्लिक होंगी, कोई कंपनी को लगेगा यार अब हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना नहीं है, तो IPO लॉन्च करते हैं, अपना पैसा रेज करते हैं और बाद में डिविडेंड हम देते रहेंगे, उस पर टैक्स तो हमको देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये सब होगा, ठीक है। तो ये हो गया विवाद से विश्वास स्कीम हो गई। पर्सनल इनकम टैक्स में क्या था कि फाइनेंस एक्ट जो आया है 2020 का, इट हैज़ प्रोवाइडेड ऑप्शन टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट फॉर पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट्स इफ दे डू नॉट अवेल कंसेशन। अभी देखो जो नया टैक्स रिजीम आया है ना, पहले 10, 20 और 30% वाला था ना टैक्स रेट, जिसमें आप 80C में बचाते थे पैसा 1.5 लाख का, है ना। वो सब जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी उस टैक्स रेट को चेंज कर दिया गया है। अभी ऐसे है 5% है, फिर हाँ पहले 5% है, फिर 7.5% है, ठीक है। उसके बाद आपका 10% है, ठीक है। उसके बाद 12.5% है। तो अभी टैक्स रेट जो नया टैक्स रिजीम आया है उसमें इस टाइप से रेट है। अब इसमें क्या है, ये आप रिजीम तभी एप्लीकेबल है आपके ऊपर जब आप सारे एग्जेम्पशंस जो हैं उसको लेट गो करो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका बहुत टैक्स सेव होने वाला है जो पहले आपका जा रहा था, ठीक है। जो आप उसमें क्लेम करते थे ना 80C और बाकी सब में, तो वो सब सरकार ने कहा कि हम आपको टैक्स कम करके ही देते रहे, ठीक है। तो ये एक्ट आया था, ठीक है। ये रिफॉर्म आया एक, ये हो गया। उसके बाद ये स्टार्टअप्स के लिए देख लेते हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्या है कि जो एंजल टैक्स पे पहले कैपिटल गेंस टैक्स पे और जो एंजल टैक्स पे एंजल इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता था उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टअप्स हैव बीन प्रोवाइडेड हैसल फ्री इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, एग्जेम्पशन फ्रॉम एंजल टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल, ठीक है। तो एंजल टैक्स अब आपको नहीं देना पड़ेगा ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद टैक्स लिटिगेशन के जो, अब मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। आपने टैक्स भरा था, आपको रिफंड कम आया, ठीक है। तो आपको अपील करनी है। अब आप अपील जब करोगे तो अपील कहाँ करोगे, तो उसके लिए एक होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इनकम टैक्स ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें आप अपील करोगे, इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है। ये अभी पहले प्रोसीजर था। तो इसमें ना कुछ अमाउंट होता है कि भाई 20 लाख तक के केसेस ITAT देखेगा, 1 करोड़ के केसेस हाई कोर्ट देखेगा। तो इस लिमिट को रिवाइज़ किया गया है। पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 लाख का था, उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया है। हाई कोर्ट में बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो इतना याद रखना बस कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप 50 लाख तक के केस जा सकते हैं, हाई कोर्ट में 1 करोड़ के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ की है, तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, हॉनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है, हॉनरिंग द ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑनर करेगी, उनको सरकार ट्रिब्यूट देगी, ठीक है। हो सकता है उसकी स्टैंडी लगा दें कि भाई अंबानी जी ने इतना टैक्स पे किया है, देखो कितने अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इनकरेज करेगी ताकि एक अच्छा करप्शन फ्री बेसिकली टैक्स प्लेटफॉर्म बन पाए, ठीक है। तो टैक्स कंप्लाइंस को ईज़ करेगी, रिवॉर्ड करेगी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, ठीक है। तो मेन फीचर्स क्या हैं इसके, देखो मेन फीचर्स प्लेटफॉर्म के ये हैं कि इसमें फेसलेस असेसमेंट होगा। पहले आपको कहीं जाके फिजिकली टैक्स सबमिट नहीं करना पड़ेगा। आप
ऑनलाइन पे करते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन पे कर देते हो, तो वहाँ पे भी आप पे कर सकते हो। फेसलेस अपील है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई अपने रिफ़ंड में, जो ITR का रिफ़ंड आता है उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको मान लो टैक्स की बचत हो रही थी, है ना, सरकार ने आपको नहीं दिया, तो उसके लिए आप अपील करोगे, तो उसके लिए भी आप फेसलेस अपील हो सकती है, ठीक है। आपके घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप साइट पे जाइए और रजिस्टर करिए कंप्लेन, फिर आपके साथ बातें करेंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेयर चार्टर है। टैक्स पेयर चार्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं जो जो हम टैक्स पेयर्स को मिलते हैं, ठीक है। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, है ना, ये सब क्या राइट्स हैं। बेसिकली टैक्स एंड चार्टर में बेसिकली राइट्स दिए रहते हैं टैक्स पेयर के क्या राइट्स हैं, है ना, तो वो सब है। अब देखो फेसलेस असेसमेंट में मैंने बता दिया क्या है ना, डेटा एनालिटिक्स और AI को यूज़ करके आपका फेसलेस असेसमेंट मतलब कि वही घर बैठे आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी लाइन पे CBIC जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसने एक तुरंत कस्टम लॉन्च किया था। कहाँ पे तुरंत कस्टम, बेसिकली जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं जो इंपोर्ट होते हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना, कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर होता है, उसको इन्होंने फेसलेस किया है ताकि आपको जाके वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस ना कराना पड़े। आप कहीं और से भी बैठ के बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप वो कस्टम क्लियर करा सकते हो। तो ये शायद बैंगलोर में अभी लॉन्च हुआ था, है ना, तो ये अभी पायलट प्रोग्राम पे ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। फिर टैक्स पेयर चार्टर्स क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों, टैक्स ऑफिसर्स के भी और टैक्स पेयर्स के भी, दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें दिए रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये हेल्प करेगा ताकि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इनकम टैक्स पेयर्स की वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। इट सीक्स अवे टू एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिसेस बाय डूइंग अवे विद टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो अभी क्या होता है कि भाई देखो, कोई पर्टिकुलर इनकम टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया को केटर करता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसके साथ लिंकअप बना लेती हैं कि सर आप ही आओगे, आप थोड़ा पैसा रखो और हमको जाने दो टाइप, समझ में आ रहा है, करप्शन हो जाता है यहाँ पे। तो अभी क्या है, अभी क्या कर दिया इन्होंने, ये फॉर्म ही हटा दिया। अभी किसी के पास ये कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉर्टेड एरिया है ही नहीं, कोई भी यहाँ जाके ऑडिट कर सकता है। तो अभी ये जो करप्शन का है जिसमें घूसखोरी होती है वो हटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और रनिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।